अपेक्स एकेडमी की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि कल आपने ध्यान से वीडियो बाद में भी देखा होगा, नोट्स बनाने की कोशिश की होगी, उसको रिवाइज किया होगा। आज हम लोग क्लास को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। बहुत आराम से बच्चों चीजों को लीजिएगा, कोई बहुत हड़बड़ी नहीं है और कोई भय नहीं है, बहुत आराम से। जैसे कल हम लोगों ने चर्चा की थी संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। ये परंपरा यूरोपीय देशों की है, एक समझौता है। अब आप जो मेंस के बच्चे हैं थोड़ा और दिमाग के इस पर लगाइए, किस चीज का समझौता है? बदलती आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों का समय के साथ समायोजन है। फिर से सुनिए, इंग्लिश वाले बच्चे भी, कोऑर्डिनेशन ऑफ चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस विद द चेंजिंग इरा। समाज बदल रहा था, नए नए वर्ग सामने आ रहे थे, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरीके के। उनको भी तो जगह चाहिए थी शासन में। उसी प्रकार से अब राजतंत्र के दिन लद चुके थे, तो राजतंत्र के प्रति सम्मान था। जिन देशों ने राजतंत्र के प्रति सम्मान को बनाए रखा, ऐसे यूरोपीय देश, ब्रिटेन तो इसमें अग्रणी है, वहां राजा को बहुत सम्मान देते हैं। उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, डेनमार्क, ये ऐसे ही देश हैं। इन लोगों ने संवैधानिक राजतंत्र को बनाए रखा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाए रखी। एक देश हमारे बगल में भी है, 5 सेकंड का आप दिमाग लगाइए, हमारे बगल में कौन सा देश है जहां संवैधानिक राजतंत्र है? भूटान। आर्थिक दृष्टि से भूटान बहुत अग्रणी देश नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से बहुत आगे देश है। भूटान दुनिया का पहला देश है जिसने ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया है। धन से खुशी नहीं मिलती, उसके लिए कुछ अन्य कारक भी जिम्मेदार होते हैं। ये ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स का एक ढंग से बेस है। तो भूटान के राजतंत्र ने स्वतः संसदीय चुनाव, पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुरू करा दिए। उसकी मोनार्की ने खुद पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुरू कराए और सत्ता धीरे धीरे पार्लियामेंट्री रूलिंग को, यानी संसदीय लोकतंत्र को देते चले गए। तो बगल में भूटान एक ऐसा देश है, ये परंपरा यूरोपीय देशों की, लेकिन भूटान ने इसको बड़े स्वस्थ ढंग से स्वीकार कर लिया। तो ये राजतंत्र का एक रूप है, लेकिन इसको बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। और भूटान धीरे धीरे लोकतंत्र में कन्वर्ट हो रहा है। यूरोपीय देश कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि देखिए, 2 प्रकार के प्रश्न बने हुए। पीसीएस में अगर ब्रिटेन का नाम आता है तो ब्रिटेन कैसा देश है, तो आप बताएंगे संसदीय लोकतंत्र। आईएएस में विकल्प के साथ एक और रहेगा, ए संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बी उसमें एक बात और आएगी, संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये दोनों ही सही हैं। और संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ ही होता है कि राजा वहां सिर्फ उपस्थित है, शक्तियां उसके पास नहीं। इस चीज को समझाने के लिए मैं 2 शब्दों पे और जोर दूंगा, तो उसको जरा आप लोग ध्यान से देखेंगे। एक शब्द हम लोग अक्सर सुनते हैं, गणतंत्र, रिपब्लिक। ये क्या है? संवैधानिक राजतंत्र को समझने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को समझने के लिए इस शब्द को समझना बहुत जरूरी। किसी देश का औपचारिक प्रमुख, फॉर्मल हेड। फॉर्मल हेड को और अच्छे तरीके से समझिए। जैसे कोई परिवार है तो आपके पिताजी निश्चित तौर पे परिवार के सबसे प्रमुख सदस्य हैं, लेकिन अगर आपके बाबा जिंदा है तो परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य तो वही है, सीनियर मोस्ट मेंबर, रिस्पेक्टेड मोस्ट मेंबर। तो वैसे ही हर देश के लिए एक संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जिसको संविधान देश का प्रमुख मानता है। उसको भारत में राष्ट्रपति बोलते हैं, प्रेसिडेंट। यूएसए में राष्ट्रपति बोलते हैं। तो जिन देशों ने संवैधानिक राजतंत्र अपना लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ब्रिटेन, वहां ये स्थिति नहीं है। उन देशों में क्राउन के, यानी राजा या रानी के हाथों में संवैधानिक प्रमुख का पद है, वो गणतंत्र नहीं है। तो गणतंत्र या रिपब्लिक कैसे देशों को कहते हैं? जहां संवैधानिक प्रमुख चुना जाता है, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल हेड चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है, फ्रांस का राष्ट्रपति चुना जाता है,
लेकिन ब्रिटेन का क्राउन आप कभी भी नहीं बोलेंगे ब्रिटेन का राजा, ब्रिटेन की रानी। शब्द आप जब बोलेंगे तो क्राउन शब्द का प्रयोग करेंगे। उसका क्राउन जिसके भी सिर पे है, चाहे वो राजा हो चाहे रानी हो। असल में ब्रिटेन की एक परंपरा है, रुचिकर परंपरा है, वहां राजा की सबसे बड़ी संतान को ही गद्दी मिलती है। ज्येष्ठाधिकार ब्रिटेन वाले चलाते हैं। जैसे हमारे देश में हिंदुओं में ये परंपरा रही, बौद्धों, जैनों में, सिखों में। तो अगर राजा की सबसे बड़ी संतान उसकी बेटी हुई, जैसे वर्तमान महारानी ब्रिटेन की है, तो वही फिर क्राउन उनके सिर पे रख दिया जाएगा, यानी महारानी बन जाती। तो इसलिए शब्द बोलते हैं क्राउन। तो ऐसा देश जहां संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड चुना जाता है, वो गणतंत्र होता है। जैसे भारत, राष्ट्रपति चुना जाता है। और संवैधानिक लोकतंत्र जहां है, संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ब्रिटेन वगैरह में, यहां क्राउन वंश परंपरा से मिलता है। वहां एक हेरिडिटरी सिस्टम है, उसी से क्राउन प्राप्त हो जाता है। एक और शासन प्रणाली तमाम देशों में है, अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका छोड़ हर देश। मैं चाहूंगा आप लोग एटलस भी सामने रखा करें। अगर पूरा एटलस ना रखें तो कम से कम भारत का मैप, वर्ल्ड मैप, ये सामने रखना चाहिए आपको। इससे आपको अच्छी मदद मिलेगी। तो अफ्रीका का हर देश, सिर्फ दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर, वहां एक अलग तरीके का सिस्टम चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तानाशाही, डिस्पोटिज्म, ऑटोक्रेसी। एक व्यक्ति, चाहे सैन्य प्रमुख हो, चाहे शासक, वो कबीले का प्रमुख हो, उसके हाथ में सारी शक्तियां आ जाती है और वो सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। यहां वंश परंपरा हो जरूरी नहीं है। उसके बाद जो दूसरा सबसे शक्तिशाली नेता, उसकी मृत्यु के बाद, उसके जीवन में उसको हटा के शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है। तो ऐसी स्थिति में ये तानाशाही का सिस्टम है। इसका एक रूप होता है सैन्य तानाशाही, मिलिट्री ऑटोक्रेसी, मिलिट्री रूलिंग। पाकिस्तान में अक्सर ये हो चुका है, 4 बार अब तक हो चुका है। वहां के अब तक के 70 साल से अधिक के समय में 40 साल तो सैन्य तानाशाही में बीते। तो एक रूप ये भी होता है शासन का। अफ्रीका के लगभग हर देश, सिवाय दक्षिण अफ्रीका को छोड़ के, तानाशाही के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन इस प्रणाली में कुछ बुराइयां हैं। एक कथन है कि सत्ता भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट कर देती है। अगर किसी को टोटल पावर दे दीजिए और अकाउंटेबिलिटी ना हो, जवाबदेही ना हो, तो आदमी भ्रष्ट हो जाता है। आपकी जवाबदेही मेरे प्रति है, अपने पेरेंट्स के प्रति, और सबसे ऊपर अपने ज़मीर, अपनी अंतरात्मा के प्रति। यार आज हमने दिन भर में किया क्या? तब सर ने कहा था कि 8 बजे लाइव हो जाइएगा, तब भी हम में से आधे बच्चे बाद में उठ कर वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने प्रति एक जवाबदेही होती है कि क्या हम अपने वर्तमान के साथ, अपने भविष्य के साथ न्याय कर रहे हैं। तो ये जवाबदेही होना बहुत जरूरी है। तो लोकतंत्र में एक जवाबदेही होती है, तानाशाही में जवाबदेही नहीं होती। इसलिए तानाशाह अक्सर भ्रष्ट होते हैं। आप कभी भी पढ़िए कि इस तानाशाह का पतन हुआ, तो आप पाएंगे तानाशाह के पतन के साथ अकूत संपदा के स्रोत उसके पता चले। पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट बना देती है, यही इस कथन का अर्थ होता है। तो ऐसा सिस्टम भी है। लोकतंत्र और गणतंत्र का अंतर भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी। लोकतंत्र जहां सरकार, डेमोक्रेसी जहां सरकार जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाई जा रही। भारत, ब्रिटेन दोनों लोकतंत्र हैं। लेकिन गणतंत्र जहां देश का संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, राष्ट्रपति, ये जनता द्वारा चुना जा रहा है। भारत, यूएसए, ये रिपब्लिक है। लेकिन यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये शब्द जनरली एक ही देश के लिए प्रयोग करते हैं। थोड़ा अंतर है, वो ज्योग्राफी में बताऊंगा। तो ये गणतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, संवैधानिक राजतंत्र। इस वाले हिस्से में आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र। लेकिन ये हिस्सा लोकतंत्र तो पूर्ण रूप से, बल्कि स्वस्थ लोकतंत्र है। तो ये एक चीज आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ बच्चों ने अपने आंसर लिखे हैं, डाले हैं, अच्छा किया है। लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली का विकास, अभी आपको इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। वो हमारा एक विधिवत चैप्टर है बेटा, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है, उत्साह का होना तो अति उत्तम है। अब जरा हम लोग एक नए शासन प्रणाली पर चर्चा करेंगे, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि वर्तमान परिदृश्य में, एट प्रेजेंट, बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। इसको समझिए। एक नई शासन प्रणाली और आई, ये है
साम्यवादी या कम्युनिस्ट रूलिंग सिस्टम। एक बार बच्चे फिर से सुन लें, साम्यवादी या कम्युनिस्ट रूलिंग सिस्टम, ये शासन प्रणाली क्या है? चीन में यही शासन प्रणाली है और चीन पर बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। चीन की अर्थव्यवस्था से लेते हुए रूलिंग सिस्टम। आयोग क्वेश्चन कहां से बनाता है? आयोग क्वेश्चन हमेशा समसामयिक कंटेम्प्रेरी मैटर्स से बनाता है, तो हमेशा उस पर नजर रखिए। आप में और सामान्य व्यक्ति में जो अंतर होता है ना, ऑब्जर्वेशन का होता है। आप वो चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं जो सामान्य व्यक्ति ऑब्जर्व नहीं कर रहा या करना नहीं चाहता। यही आपको एक सफल एस्पिरेंट बना देगी, यानी सक्सेसफुल एक एस्पिरेंट बना देगी। यही आपको अर्जुन बना देगी। बाकी सब ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, बाकी इधर उधर में खोए पड़े हैं। अर्जुन ने सिर्फ चिड़िया की आंख देखी। तो ये शासन प्रणाली कैसी है, थोड़ा आराम से इसको देखते हैं। 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी, यूरोप में एक थिंकर हुए, विचारक। इनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने, तब तक लोकतंत्र यूरोप के अधिकांशतः देशों में आ चुका था। डेमोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोप। मार्क्स ने एक बात कही कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव जीतता कौन है? जो सफलतापूर्वक अपना प्रचार कर लेता है। सफलतापूर्वक अपना प्रचार कौन कर पाता? जिसके पास धन होता है। यानी लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो पूंजीपतियों के प्रभुत्व वाली, डोमिनेंसी ऑफ कैपिटलिस्ट शासन प्रणाली है। तो ऐसी स्थिति में हम क्यों न एक नई शासन प्रणाली पे विचार करें? मार्क्स ने कहा कि जब पूंजीपतियों के पैसे से कोई चुनाव जीतेगा तो पहले तो उन्हीं का हित पूरा करेगा ना, कि पहले आम जनता पर ध्यान देगा। हो सकता है मार्क्स सही हो। तो मार्क्स ने एक नई शासन प्रणाली बनाई, एक नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। मजदूरों को मार्क्सवाद की भाषा में सर्वहारा प्रोलिटेरियन कहा जाता है। सर्वहारा प्रोलिटेरियन। और कहा गया ये लोग एकजुट हो जाओ और सत्ता अपने हाथ में ले लो। इसी विचारधारा पर चलकर 1917 में रूस में, रसिया में, आज का रसिया, व्लादिमीर इलीच लेनिन, व्लादिमीर इलीच लेनिन, बहुत मशहूर नेता, लेनिन ने रूस में सत्ता अपने हाथ में ले ली। उनकी कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी को वोल्शेविक पार्टी कहते थे। वोल्शेविक पार्टी। तो ऐसी स्थिति में दुनिया ने फिर एक नई शासन प्रणाली देखी। अ न्यू रूलिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू वर्ल्ड। अभी आपने क्या सुना? लोकतंत्र देखा, राजतंत्र देखा, संवैधानिक राजतंत्र देखा, तानाशाही देखी, सैन्य तानाशाही देखी। एक नई शासन प्रणाली सामने आई जिसको बोलते हैं साम्यवादी शासन प्रणाली, कम्युनिस्ट रूलिंग सिस्टम। अब अगर आपसे इसका कोई अर्थ पूछे तो आप इसको ऐसे बताएंगे। इस प्रकार की शासन प्रणाली में सारी सत्ता एक दल के हाथों में थी जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। एक पहली पहचान। मैं कभी आपसे पूछूं तो आप मुझे यही बताएंगे, साम्यवादी दल का क्या अर्थ हुआ, साम्यवादी शासन प्रणाली का क्या अर्थ हुआ, व्हाट डज कम्युनिस्ट रूलिंग सिस्टम मीन? तो आप बताएंगे कि सर यहां सारी सत्ता एक दल के हाथ में होती, पार्टी के हाथ में होती, जिसको जनरली कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। जैसे चीन की पार्टी है सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इस पार्टी के टॉप लीडर्स को पोलित ब्यूरो बोलते हैं। पोलित ब्यूरो, इन्हीं लोगों के हाथों में सारी सत्ता है। कोई चुनाव नहीं होते। पोलित ब्यूरो जिसको चाहेगी राष्ट्रपति बना देगी, जिसको चाहेगी प्रधानमंत्री बना देगी, और वही नॉमिनेट करके कुछ लोगों के नाम जनता के सामने रख देगी, वही संसद होगा। और जनता भी सीधे नहीं चुनती है। जनता तो चीन का जो सिस्टम उसको समझ लीजिए, जनता चीन में सिर्फ निचले लेवल पे चुनाव करती है, जिसको हम लोग गांव अपने यहां बोल सकते हैं ग्राम सभा का चुनाव, ग्राम पंचायत चुन रही है, और शहर में बोल सकते हैं पार्षद चुन रहे हैं, अपना काउंसिलर चुन रहे हैं। चीन में उसको कम्यून बोलते हैं। तो जनता चीन में सिर्फ कम्यून को चुनती, और ऐसा नहीं कि उस कम्यून का जो प्रतिनिधि है वो कोई भी हो सकता है। वो व्यक्ति सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही कार्यकर्ता हो सकता है, वर्कर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। एक दल का शासन होगा, बाकी कोई और दल होते भी नहीं अस्तित्व में। उसके बाद ये कम्यून यानी निचले लेवल के
प्रतिनिधि चुन लिए गए, ये फिर अपने अपने प्रदेश के एमएलए जैसे हमारे यहाँ होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य, तो ये अपने अपने प्रदेश के एमएलए चुन लेते हैं। वो एमएलए देश के एमपी चुन लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे बनती है चीन की संसद। यानी जनता ने सिर्फ कम्युन के लिए चुनाव किया, उसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी ने बता दिया कि ये हमारा वर्कर है, इसी को वोट देना है, तो एक ही जो है वर्कर होगा वो जो चुनाव लड़ रहा होगा। चीन में ये सिस्टम है, यही सिस्टम उत्तर कोरिया में वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में एट प्रेजेंट यही सिस्टम वियतनाम में भी, मंगोलिया में भी, और यही सिस्टम जो है क्यूबा में भी। लेकिन सबसे पहले बच्चों कहां आया साम्यवादी शासन प्रणाली? रसिया में, रूस में। इसी को बाद में सोवियत संघ कहने लगे थे। रूस और 14 अगल बगल के देश मिलाकर एक होमवर्क आज का नोट करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे क्लास अपनी आगे बढ़ेगी तो मैं आपको होमवर्क देना शुरू करूंगा। रूस और 14 अगल बगल के देश, जिसमें से यूक्रेन, अपने यहाँ के तमाम देश, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, ये सारे देश जो है मिलकर सोवियत संघ कहलाते थे, और इन्हीं को यूएसएसआर बोलते थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक्स। सोवियत का अर्थ होता है पंचायत, तो इन्हीं को सोवियत संघ भी बोलते थे। सोवियत का अर्थ होता है पंचायत। तो ये सिस्टम सबसे पहले रसिया में आया, एक दल के हाथ में सत्ता आई। पहले इस दल की तरफ से लेनिन ने शासन संभाला, फिर स्टालिन और ऐसे ऐसे आए। सारी सत्ता यहां एक दल के हाथ में होती है, और सारी शक्तियां, पावर्स, उस दल के टॉप लीडर, जिसको पोलित ब्यूरो कहते हैं, और 15-20 सदस्य उसमें होते हैं, उनके हाथ में होती है। लेकिन इसमें भी तो पूरी गुंजाइश है कि पोलित ब्यूरो का एक सदस्य सबसे ताकतवर हो जाए, तानाशाह बन जाए। जैसे लेनिन के बाद रूस में जो आया स्टालिन, वो तानाशाह बन गया। स्टालिन लगभग 30 वर्षों तक तानाशाह बना रहा, लेकिन फिर भी इस प्रणाली को लोगों ने पसंद किया। असल में उसको पसंद करने का कारण ये नहीं था कि एक ही दल था, पसंद करने का कारण ये था कि इन लोगों ने शुरुआती दौर में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए तमाम काम की। वो इकोनॉमी का मैटर है, वो पॉलिटी का मैटर नहीं। तो इसलिए शुरुआती दौर में लोगों ने पसंद किया। लेकिन अभी हम लोगों ने एक बात पे चर्चा की थी ना, सत्ता भ्रष्ट बनाती है, और कंप्लीट सत्ता किसी को दे दो तो कंप्लीट भ्रष्ट बन जाता है। आदमी इतना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी रही नहीं जाती है, उत्तरदायित्व, किसी प्रति कोई जवाबदेही तो है नहीं। तो स्टालिन वगैरह की तानाशाही की तो किस्से चलती थी, ऐसे किस्से चलते थे कि सुन सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे इस प्रणाली को, जो कि रूस से चली, फिर पूर्वी यूरोप के तमाम देशों ने अपना ली थी, जिनमें पूर्वी जर्मनी, अब ये देश जर्मनी में विलीन हो चुका है, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, इन देशों ने भी अपना ली थी। लेकिन अब न रूस में ये सिस्टम है, और न पूर्वी यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप के इन देशों में, जिनका नाम आपके सामने लिया गया। अब ये सिस्टम उन्हीं देशों में है जिनको हम लोगों ने भी बताया, देखा, चाइना, क्यूबा, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया और वियतनाम। चाइना तो इस मामले में और एक कदम आगे निकल चुका है। असल में जो देश इस शासन प्रणाली को अपना लेते हैं, वहां एक सिस्टम और होता है, एक दल होगा और कोई भी जो है निजी संपत्ति नहीं रहेगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। कारखाना सरकार चलाएगी, यहां तक कि चाय की दुकान भी सरकार चलाएगी, खेत भी सरकार के पास होगी। चाइना में ये सिस्टम हटाया जा चुका है। 1978 में एक वहां महापुरुष आया, मैं इसके विषय में कभी आपको बाद में बताऊंगा। अभी चूंकि हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लासेस में हैं, छोटी छोटी चीजें आप लोगों के दिमाग में रहे, फिर जब इसके डिटेल्ड में जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देंग जियाओपिंग, उस नेता ने चाइना में एक काम कर दिया। शासन तो वहां एक दल ही करता है, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लेकिन अर्थव्यवस्था में वहां बाकायदा निजी क्षेत्र भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, सब कुछ सरकार के हाथों में नहीं है, वो एक अलग मैटर है। तो ये साम्यवादी शासन प्रणाली, कम्युनिस्ट रूलिंग सिस्टम है। तो ये रूलिंग सिस्टम भी कुछ देशों में चलता है। अब दो शब्द और चर्चा में है, उनको भी हम लोग बात कर लें तो थोड़ा फिर किसी और मुद्दे पे आते हैं। ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, भारत में राजनेता एक दूसरे को अपशब्द कहने के लिए एक शब्द भूलते हैं, फासिस्ट। कहते हैं कि ये फासिस्ट है। तो ये क्या है? ये कौन सी शासन प्रणाली, किसको कह देते हैं फासिस्ट है? ये विचारधारा जो है फासिज्म और इसी का एक
पैरेलल शब्द है नाजिज्म, दोनों के अर्थ लगभग समान है। ये हिटलर के लिए, ये मुसोलिनी के लिए, ये जर्मनी से, ये इटली से। तो नाजिज्म ये हिटलर के लिए जर्मनी में, फासिज्म मुसोलिनी के लिए इटली में। इन शब्दों का भी अर्थ एक ही है। यहां भी सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में है, तानाशाह है, लेकिन फिर भी सिर्फ तानाशाही क्यों नहीं कहा गया? तो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ये लोग किसी रूमानी इमेजिनरी मुद्दे को सामने रखते हैं, उसी की भूल भुलैया में जनता को भुलाते रहते हैं, बहकाते रहते हैं और उसी के बहाने अपनी ताकत को बढ़ाते रहते हैं। जैसे हिटलर का कहना था कि आर्यों की श्रेष्ठता पूरी यूरोप पर नहीं पूरी दुनिया पे छा जाएगी, हमें दुनिया पे राज करने योग्य है। इस स्थिति में यह विचारधारा भी है तानाशाही की, लेकिन इसमें थोड़ा सा होता क्या है कि कुछ अन्य चीजें की जाती हैं। जैसे रेसिज्म इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नस्लवाद, आर्यों की हमारी नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, यहूदी इस देश की सारी विपत्ति के लिए उत्तरदायी है, हमें यहूदियों को खत्म कर देना है। ये नाजिज्म की विचारधारा है हिटलर की। तो इसके द्वारा वो ध्रुवीकरण कर रहा है और उसके बाद जैसे ही सत्ता उसके हाथों में चली आती है, संसद को खत्म करता है, अन्य दलों को खत्म करता है, लोकतंत्र को खत्म करता है और सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन फिर भी 12 साल तक लगभग अपनी लोकप्रियता बनाए रखता है। उसका कारण यह होता है कि तेजी से जर्मनी का विकास कर देता है, तो जर्मनी के लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो भारत के राजनेता चाहे इसका अर्थ जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन गाली देने में एक दूसरे को इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। ये शब्द अलग किस्म के हैं। भारत में ऐसी कोई परिस्थिति नाजिज्म या फासिज्म जैसी नहीं दिखती है। इस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। तो ये एक और विचारधारा है। तो इस प्रकार की कुछ चीजें, अच्छा कुछ चीजें बच्चों आपको और भी समझनी है। जब भी हम लोग बात करेंगे तो एक शब्द बार बार पॉलिटी में आने वाला है, राज्य, स्टेट। तो जब भी पॉलिटी की क्लास में राज्य शब्द का प्रयोग हो तो उसका अर्थ होता है सरकार। राज्य का अर्थ आप क्या लगाएंगे? सरकार। राज्य ये करेगा अर्थात सरकार ये करेगी। तो यूपी बिहार राज्य नहीं है क्या? ना, पॉलिटी में थोड़ी अलग तरीके की अवधारणाएं चलती हैं। जरा ध्यान से देखें, कुछ शब्द है हम लोग सबको समझेंगे। राष्ट्र, नेशन, राज्य, स्टेट और देश या कंट्री। इनको समझिए, आप कहां कैसे शब्द का प्रयोग करेंगे, बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। राष्ट्र या नेशन से आशय होता है तीन चीजें मिलकर राष्ट्र बनाती है। नेशन कंप्राइजेस 3 एलिमेंट्स। कौन से? जन, भूमि और संस्कृति। मैं यहां लिख रहा हूं जन, जनता, पीपुल, हम आप। भूमि एक जमीन जिस पर ये जनता रहती, और इनको जोड़ने वाली एक संस्कृति, एक कल्चर, एक संस्कृति जो इनको जोड़ती। जैसे हमारे देश की संस्कृति, राम और कृष्ण की कथाएं हमारे देश को सदा से जोड़ती रही। आप कभी अंदाजा लगाइए कि जम्मू कश्मीर में भी किशन गंगा है और कावेरी नदी भी दक्षिण की गंगा है। तो एकदम सुदूर उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक गंगा नदी है, ये जोड़ रही है। राम से जुड़ी कथाएं पूरे भारत में आपको मिलेंगी। भगवान राम यहाँ आए, भगवान राम ने यहाँ कुछ दिन वनवास की काटे, ये कथाएं तमाम राज्यों में मिलती। ऐसे भगवान कृष्ण के विषय में तो ये हमको जोड़ती है। इसीलिए कभी कभी जो लोग हमारी एकता के शत्रु होते हैं, भारत को खंड खंड करना चाहते हैं, वो पहला प्रहार राम और कृष्ण पे ही करते हैं। जब अंग्रेजों ने योजनाबद्ध तरीके से मिशनरियों को इंट्रोड्यूस कराया देश में, तो उन्होंने सबसे ज्यादा राम और कृष्ण पर ही प्रहार किए, क्योंकि राम और कृष्ण इस देश की एकता के प्रतीक हैं। इन पर प्रहार करो, ये देश छिन्न भिन्न हो जाएगा। जैसे कभी कभी होता है ना, परिवार का एक सदस्य सबको जोड़कर साथ लेके चल रहा होता है, जैसे एक टीम का कैप्टन। राम और कृष्ण हमारी संस्कृति के कैप्टन है। राम एंड कृष्ण हमारी भारतीय संस्कृति कैप्टन। ये संस्कृति जो है
ये हमको जोड़ती है। अगर आप कल्पना करिए कि भारत एक, जैसे 1878 की बात है, अंग्रेज योजनाबद्ध ढंग से प्रचार करते थे इंडिया या भारत जैसी कोई चीज है ही नहीं, और ये तो सिर्फ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है, भौगोलिक इकाई है, यहां कोई ऐसी चीज पाई नहीं जाती जो इसको जोड़े। स्ट्रेची ने ये बात कही थी। स्ट्रेची कार्यवाहक वायसराय था, केयरटेकर वायसराय। लेकिन अगर हम एक संस्कृति नहीं थे तो शंकराचार्य जन्मे कहां? केरला, कालाडी, और चारों मठ कहां स्थापित करते हैं? एक उत्तराखंड में, एक गुजरात में, एक ओडिशा में, और एक आप अच्छी तरीके जाते हैं श्रृंगेरी, कर्नाटका। 4 कोनों पे क्यों किया? राम और कृष्ण की कथाएं चप्पे चप्पे पे क्यों जानी जाती हैं? भगवान शिव के आधार पर त्रिपुरा शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? भगवान शिव ने त्रिपुर को नष्ट किया, 3 पुर एक राक्षस के अधिकार में थे, उसको नष्ट किया। इसी के आधार पर उस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। मणिपुर वाले महाभारत से अपने आप को क्यों जोड़ते हैं? और अशोम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। भगवान शिव द्वारा भस्म करने के बाद यही जो है कामदेव को फिर से अपना रूप मिला, इसलिए इसका नाम रखो कामरूप। वहां के लोग ये क्यों बताते हैं कि हम अर्जुन की पुत्र भ्रुवाहन की संतानें हैं? अशोम तो सुदूर पूर्वोत्तर में, मिशनरियां यहां बहुत सक्रिय रही, लेकिन वो लोग तो हमको वो लोग अपने आप को भारतीय संस्कृति से क्यों जोड़ते हैं? तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये संस्कृति ही हमको जोड़ती है, और हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है। ये हिंदू या मुस्लिम संस्कृति नहीं है, ये भारतीय संस्कृति है। अगर आपको कोई ये देख के कह ले कि आपको देख के ही लगता है कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ये आपकी विजय है। अगर आपको कोई देख के कह दे कि आप इस जाति या इस धर्म के हो, तो आपकी पराजय है। कल मैंने बात कही थी ना कि अभी आप अपनी मतलब कुछ कमियों से मुक्त नहीं हो पाए, तो आपको देख के ही कोई कहे कि आप सिविल की तैयारी करते हैं, तो हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर है। इसको संविधान में कंपोजिट कल्चर कहा गया है, और इस संस्कृति जोड़ती है, तो इसको हम राष्ट्र कहते हैं। तो भारत एक राष्ट्र है, लेकिन राज्य क्या है? यहां जो है जो 3 चीजें आती हैं बच्चों, ये राज्य या स्टेट को देखिए। जनता आती है, वो भूखंड आता है, पीस ऑफ लैंड, जहां ही जनता रहती, और इनको रेगुलेट करने वाली एक संप्रभु सरकार आती है, सोवरेन गवर्नमेंट, एक सरकार जो इनको रेगुलेट करती है। तो भारत, यूएसए, यूके, पाकिस्तान, ये राज्य है। अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन ये राज्य है। जो पॉलिटी की भाषा है, इंडिया, यूएसए, यूके, ये राज्य है, क्योंकि इनके पास एक जनसमूह है, एक जमीन है, और इनकी सरकार सोवरेन है, संप्रभु। संप्रभु का अर्थ अभी मैं आपको बताता हूं। तो भारत एक राज्य। तो फिर यूपी बिहार क्या है? यूपी बिहार, हम तो यूपी बिहार को राज्य कहते हैं? नहीं बच्चों, यूपी बिहार प्रांत है, प्रोविंस। अब थोड़ा सा मिस्टेक ऐसी हमसे शुरू से हो गई है, जिसके कारण से हम यूपी बिहार को भी स्टेट बोलने लगे हैं, लेकिन हकीकत में ये प्रोविंस है। पॉलिटी के जो विद्वान हैं वो यूपी बिहार को प्रोविंस कहेंगे, और भारत सरकार जो है वो एक राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूएसए एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, और देश या कंट्री ज्योग्राफिकल इकाई है। भारत एक देश है जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र है। देखिए, जैसे ही हमने देश शब्द का प्रयोग किया तो ज्योग्राफी से उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र है। ये अलग अलग शब्द हैं, जरा इसको समझिए। पॉलिटी में बार बार आप इस शब्द का प्रयोग करेंगे, और ये शब्द पॉलिटी में आप प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन पॉलिटी में जब इस शब्द का प्रयोग करेंगे आप, तब आप इस शब्द को सरकार के अर्थों में लेंगे। राज्य ये करेगा अर्थात सरकार ये करेगी, अथवा सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं ये करेंगी। ये राज्य भी कई प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा सा गहराई में आइए। एक राज्य है पुलिस राज्य, या नियामकीय या रेगुलेटरी राज्य। एक राज्य पुलिस राज्य या रेगुलेटरी राज्य। अंग्रेजों का राज्य ऐसा ही था। अगर दिमाग में उदाहरण होते हैं तो चीज तुरंत क्लियर होती है। अंग्रेज पुलिस राज्य थे, मतलब
सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखो, बस इतने से उनको मतलब था। हम भूखे हैं, हमें स्कूल में एडमिशन मिला कि नहीं, हॉस्पिटल हमारे लिए खुले कि नहीं, इससे ज्यादा मतलब उनको नहीं था। जो थोड़े बहुत स्थापित भी किए गए थे वो इसलिए कि बस उनके सैनिक, उनके कर्मचारी, इनको ये सब चीजें मिलती रहे। तो ये पुलिस राज्य है, इसको नियामकीय या रेगुलेटरी राज्य भी बोलते हैं। नियामकीय या रेगुलेटरी, इसका क्या अर्थ हुआ? ये नियम कानून बनाए रखने तक सीमित है। एक नियम बना दिया, बस उसका पालन करवाएंगे सख्ती के साथ, अन्यथा वही है कि आपको भयभीत करेंगे, डंडे की ताकत से भयभीत करेंगे। तो अंग्रेजों का राज्य ऐसा था। लेकिन अब दुनिया का कोई भी राज्य, यहां राज्य से फिर तात्पर्य सरकार, भारत सरकार, यूएसए की सरकार, अपने आप को पुलिस राज्य या नियामकीय राज्य नहीं कहती है। अब दुनिया के हर देश अपने आप को बोलते हैं वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसको मैं बहुत धीमे धीमे बोलूंगा, जिसको लिखना होगा लिख भी सकता है। वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ जनता के सामाजिक आर्थिक हितों पर भी ध्यान दिया जाता है। सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर आल्सो फुलफिल्ड along with maintaining law and order in welfare state। ये है लोक कल्याणकारी राज्य। तो आज दुनिया का हर लोकतंत्र यही दावा करता है कि हम लोक कल्याणकारी राज्य। वैसे यह अवधारणा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की है। यूएसए में 2 रूजवेल्ट हुए, एक थियोडोर रूजवेल्ट और दूसरा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, FD रूजवेल्ट। ये रूजवेल्ट बहुत महान नेताओं में माने जाते थे। 1933 to 45 अकेले व्यक्ति हैं जो 4 बार यूएसए के राष्ट्रपति चुने गए। अब यूएसए में सिर्फ 2 ही बार कोई राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ये अकेले हैं जो 4 बार चुने गए। उस समय यूएसए आज जैसे स्थिति नहीं, दुनिया एक रिसेशन, मंदी का सामना कर रही है। उस समय ऐसी एक मंदी आई थी जिसको बोलते हैं ग्रेट रिसेशन, महामंदी। पूरी दुनिया इससे त्रस्त हो गई थी। इसी मंदी के समय ये व्यक्ति सामने आया। रूस में उस समय लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में एक कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना हो चुकी थी, साम्यवादी शासन की। आम जनता के लिए तमाम काम किए जा रहे थे। तो जनता का दिमाग उधर न मुड़ जाए कि हम भी कम्युनिज्म लाएंगे। रूजवेल्ट ने एक काम किया, आम जनता के छोटे छोटे हितों पर ध्यान देना शुरू किया और उस राज्य को उसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य। हम कानून व्यवस्था तो बनाए ही रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करेंगे, हम आम जनता के आर्थिक, सामाजिक, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को भी देखेंगे। आप देखते होंगे अगर मिड डे मील में कोई कमी आई तो सीधे डीएम इस चीज को नोटिस लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ठंड से मर जाता है तो सीधे सीएम इस चीज को नोटिस लेते हैं। ये चीज की तो कल्पना भी आप नहीं कर सकते थे अंग्रेजों के राज्य में कैसा हो सकता है। अकाल में भारत की 3 करोड़ जनसंख्या 50 साल में खत्म हो गई। अंग्रेजों को क्या मतलब इससे? उनको तो सिर्फ अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, लेकिन वेलफेयर स्टेट में जनता के आर्थिक, सामाजिक हितों पर भी जोर देते हैं। तो ऐसा राज्य तैयार किया गया यूएसए में रूजवेल्ट द्वारा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा। और फिर सब देश ने ही अवधारणा अपना लिया। आजादी के बाद हमने भी इस पर जोर दिया। लेकिन बच्चों, एक वही चीज आ गई है ना कि हम अपनी चीजों को बहुत उभार कर कह नहीं पाए, जिसके कारण से हमारी तमाम उपलब्धियां दुनिया के दूसरे देशों के खाते में आ गई। जैसे हम सभी जानते हैं कि न्यूटन से बहुत पहले 5वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत दे दिया था। लेकिन कभी भी किसी भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो न्यूटन का नाम लिया जाएगा। असल में पराजितों और हारे हुओं का कोई इतिहास नहीं होता है, और ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। अभी आपकी उम्र है कुछ करने की, कुछ बनने की। कुछ करिए, कुछ बनिए, अन्यथा भगवान न करें अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में आप लाख बताएं मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी था, कोई नहीं सुनने वाला है। तो क्लास का अर्थ, कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं, मैं चला जाऊं आप चले जाएं, ये ठीक नहीं। क्लास का अर्थ एक जीवन की दृष्टि आप
तैयार करें, ये भी होता है और पूरी ताकत से लगना होता है। तो भारत वाले क्या ये लोक कल्याणकारी राज्य नहीं जानते थे? भारत वाले तो मौर्य काल से, आज से 2300 साल पहले से लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट जानते थे। जब मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसके मानसिक सूत्रधार, मेंटोर कह लीजिए, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त थे। तो विष्णुगुप्त ने अपने ग्रंथ में लिखा है अर्थशास्त्र में, प्रजा सुखे सुखम राज्यम, अगर प्रजा सुखी है तभी राजा सुखी हो सकता है। लोक कल्याणकारी राज की यही तो थीम। अशोक, भारत का सबसे महान सम्राट, क्या कहता है? सभी मनुष्य मेरी संतान। कहने में सरल बात है, लेकिन आप कल्पना करिए किसी व्यक्ति के लिए कोई कह दे तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम मेरी बेटी जैसी हो, और इसको फॉलो करे, बहुत बड़ी बात होती है। भारत वाले तो 2300 साल से जानते थे और भारत के राजाओं ने इसको फॉलो भी किया था। सल्तनत काल के कुछ राजाओं को छोड़ दिया जाए, सिर्फ सल्तनत काल, सल्तनत अधिकांशता ने फॉलो किया, लेकिन उसी सल्तनत काल में कश्मीर में जैनुल आबेदीन ने इसको फॉलो किया। उसी सल्तनत काल में मांडू में हुसैन शाह ने फॉलो किया है। उसी सल्तनत काल में बंगाल में हुसैन शाह ने फॉलो किया है। अकबर ने भी बहुत हद तक इसको फॉलो किया है। तो भारत तो इस अवधारणा से बहुत दिनों से परिचित। आजादी के बाद हमने इसी अवधारणा को फिर अपना लिया। तो बच्चों, पुलिस राज्य और नियामकी राज्य आप समझ गए। पुलिस राज्य रेगुलेटरी स्टेट, राज्य सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है। स्टेट इज लिमिटेड जस्ट अप टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज पुलिस स्टेट, ये पुलिस राज्य है। दैट इज रेगुलेटरी स्टेट, वो नियामकी राज्य। और वेलफेयर स्टेट, जहां राज्य कानून व्यवस्था तो बनाए रखता है, जनता के सामाजिक आर्थिक हितों पर भी जोर देता है। कभी कभी दो शब्द राज्य के लिए और बोलते हैं, जरा इसको भी आप लोग देख लीजिए। एक शब्द है कठोर राज्य, हार्ड स्टेट, और एक शब्द है लचीला राज्य, सॉफ्ट स्टेट। तो ये क्या हुए? कठोर राज्य में नियमों का पालन सख्ती से कराया जाता है, नियमों का पालन सख्ती से कराया जाता है। ऐसा एक उदाहरण हमारे पास सिंगापुर है। अगर आपने पब्लिक प्लेस पर स्पिटिंग कर दी तो सिंगापुर में आप सीसीटीवी कैमरे की पकड़ में हैं और $500 का जुर्माना देंगे। कठोर राज्य। और लचीला राज्य, जहां नियमों के पालन पर उतना जोर नहीं देते हैं, यानी नियम बन रहे हैं, टूट रहे हैं, ये स्थिति ठीक नहीं है। इसके लिए मैं एक कोटेशन आपको बता रहा हूं लेनिन का, नियम बनाते समय पूरी उदारता बरतो। आप जैसे अपना नियम बनाइए, तो हम लोग भी पढ़ते थे, बहुत सारे हम लोगों के मित्र थे, करते थे ऐसा कि एक टाइम टेबल बनाया 14 घंटे की पढ़ाई का, 4 घंटे भी नहीं। ये मैं इस तरीके का पक्षधर ही नहीं। पहले दिन आप 4 घंटे का बनाइए, और जब आप कल 4 घंटे पढ़ चुके होंगे ना सुबह होने के पहले, तो आपके अंदर एक विजेता की फीलिंग आएगी, यू आर अ कंकरर। और उसके बाद अगले दिन फिर 5 का कर लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, पहले दिन से 18 घंटे नहीं। अच्छा, जितने टॉपिक्स हो चुके उन टॉपिक्स पे आप गहराई में जाइए। संसदीय लोकतंत्र से लेते हुए सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। भारत में क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे कैसे करके डेवलप हुआ है, सब हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जितने टॉपिक्स पे हमने चर्चा की, अभी आप उस पर बात करिए। तो कठोर राज्य में नियमों का पालन जो है वो दृढ़ता के साथ कराते हैं। रूल्स एंड मैनुअल्स आर इंप्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली। और लचीले राज्य में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सिंगापुर कठोर राज्य का एक उदाहरण है। उसी तरीके से एक शब्द अभी आपके सामने बोला गया, संप्रभु। इसको समझ लें बेटा, आज हम लोग इस पर थोड़ी देर चर्चा करेंगे। संप्रभु या सोवरेन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सोवरेन। क्या होता है संप्रभु का अर्थ, सोवरेन का अर्थ? जब कोई देश से तात्पर्य यहां उस देश की सरकार, भारत सरकार, यूएसए की सरकार अपनी आंतरिक नीतियों के निर्माण में कोई बाहरी दबाव नहीं स्वीकार करती,
उसको संप्रभु सोवरेन बोलते हैं। देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इंटरनल पॉलिसी मेकिंग, वो संप्रभु। ये स्वतंत्रता से बड़ी चीज है। जैसे इराक स्वतंत्र है, इराक एक इंडिपेंडेंट नेशन है, उसी प्रकार से फिलीपींस भी इंडिपेंडेंट नेशन है, अफगानिस्तान भी इंडिपेंडेंट नेशन। लेकिन क्या ये संप्रभु है? क्या ये सोवरेन है? आर दीज कंट्री सोवरेन? नहीं। इराक के राष्ट्रपति से ज्यादा शक्ति वहां यूएसए के राजदूत के पास है, यूएसए के एम्बेसडर के पास। वो जैसा चाहेगा राष्ट्रपति वैसा करेगा। क्यों करेगा आप जानते हैं? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से ज्यादा शक्ति अफगानिस्तान में यूएसए के एम्बेसडर के पास। तो हम कह सकते हैं कि यूएसए के दबाव के कारण न तो अफगानिस्तान और न तो इराक ये सोवरेन है, स्वतंत्र है। तो सोवरेनिटी स्वतंत्रता से भी बड़ा गुण है, संप्रभुता स्वतंत्रता से भी बड़ा गुण है। और जब तक हम अपनी संप्रभुता बनाए रखते हैं, यानी अपनी आंतरिक नीतियां हम खुद तैयार करेंगे, तब तक फिर हमारी स्वतंत्रता को भी कोई खतरा नहीं होता है। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे, जैसे ही अमेरिका के एक संस्थान ने पिछले दिनों कहा ना, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता कुछ खतरे में, हमने तुरंत अपोज किया इसका कि आप हमारे इंटरनल मैटर में कैसे इंटरफियर कर रहे हैं। तो संप्रभुता, ये बार बार ये शब्द सामने आएगा। तो जो स्टेट या राज्य होता है उसकी तीन पहचान एक बार फिर से दिमाग में रखें: जन, हम आप, भूमि, हमारा ये देश, और एक संप्रभु सरकार, सोवरेन गवर्नमेंट, उस सरकार जो अपने निर्णय लेते समय कोई आंतरिक दबाव बर्दाश्त नहीं करती है। तो इसको ध्यान में रखिए। इन सब चीजों को अच्छे तरीके से हमें दिमाग में रखना है। छोटे छोटे कुछ शब्द और भी हैं, अगर ये पूरा होगा तब हम धीरे धीरे अपने संविधान सभा के गठन, संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषता, इसकी ओर बढ़ेंगे। तो आज मैं एक शब्द पे और चर्चा करना चाहूंगा, उसको भी बच्चों जरा देखिए। संघात्मक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेडरल, और एकात्मक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिटरी शासन प्रणाली। इसको भी समझिए और तब हम अपने देश को अच्छे तरीके से समझेंगे। मन में एक ख्वाब होता है ना, अरे यार इतनी सी चीज सरकार नहीं कर पाई। तो भारत जैसे देश को अच्छी तरीके से जब आप समझ लेंगे तब भारत की शासन प्रणाली ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी। संघात्मक या फेडरल रूलिंग सिस्टम क्या होता है? ये सबसे पहले अस्तित्व में आया यूएसए में, अमेरिका जिसको आप सरल भाषा में बोल देते हैं। शुरुआती दौर में 13 राज्यों ने मिलकर, 13 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने मिलकर एक शासन प्रणाली स्वीकार कर ली, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 13 राज्य थे। फिर धीरे धीरे करते हुए उसमें राज्य वन बाय वन शामिल होते चले गए। अक्सर पीसीएस और आईएएस में आता है कैलिफोर्निया यूएसए का कौन सा राज्य बना? 31वां राज्य था। तो होता क्या है कि हम लोगों के साथ भी कुछ लोग थे, जब हम लोग पढ़ते थे कैलिफोर्निया कौन सा राज्य बना, तो फिर वो लगते थे कि 13 के बाद 14वें नंबर कौन है से लेकर 50वें नंबर तक सब रखते थे। ये नहीं, कैलिफोर्निया का एक महत्व था। कैलिफोर्निया सबसे बड़ा राज्य है, उसके शामिल होने के बाद वहां सिविल वार, होम वार शुरू हो गया था, इसलिए उसको पूछा गया है। आयोग क्वेश्चन रेंडमली नहीं रख देता है। जैसे एक बार आ गया था गेहूं का समर्थन मूल्य, एमएसपी बताइए। कुछ लोगों ने पता चला तिल, जौ, चना, मटर सबके समर्थन मूल्य याद कर लिए। ये कोई तरीका नहीं होगा। किसी कारणवश गेहूं का समर्थन मूल्य आया होगा, उस पर बाद में बात करेंगे। तो यूएसए ने 13 राज्यों के साथ मिलकर अपनी शुरुआत की और अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के द्वारा बांट लिया। तो संघात्मक शासन प्रणाली, फेडरल रूलिंग सिस्टम कौन सा है? फेडरेशन किसको कहते हैं? फेडरेशन उसको कहते हैं जहां एक केंद्र सरकार हो और उसके नियंत्रण में कई राज्य सरकारें, वेयर देयर आर अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड या अलॉन्ग विद मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स। अमेरिका में एक केंद्र सरकार, 50 राज्य सरकारें। भारत भी ऐसा ही एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, एक केंद्र सरकार और 28 राज्य सरकारें। तो ये संघात्मक शासन प्रणाली है।
दुनिया के कुछ प्रमुख देश जो इस प्रणाली को अपनाते हैं, जरा उनकी ओर देखें। यूएसए पहला 1789 से इस सिस्टम को अपना रहा है। कनाडा ने भी अपनाया, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनाया, दक्षिण अफ्रीका ने भी अपनाया, भारत तो एक प्रमुख उदाहरण है। अच्छा, हमारा संघ इस मामले में ज्यादा बेजोड़ कहा जाएगा। कल भी मैंने बात कही थी, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, विविधता बहुत है, अलग अलग जो है धर्म, भाषा, जाति, इस तरीके के लोगों को लेकर हम चल रहे हैं और सफलतापूर्वक चले, यही हमारी सबसे बड़ी कसौटी है। तो हमारी शासन प्रणाली संघात्मक है। तो ये यूनिटरी या एकात्मक शासन प्रणाली क्या हुई? ये यूनिटरी या एकात्मक शासन प्रणाली यूरोपीय देशों ने अपनाई, यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रांस। यहां राज्य सरकारें नहीं है। ब्रिटेन में केंद्र सरकार के अधीन कोई राज्य सरकार नहीं, यानी वहां के प्रधानमंत्री को कहीं अगर किसी काउंटी में, वहां जो हमारे यहाँ जैसे जिला हम लोग बोलते हैं, मंडल, कमिश्नरी बोलते हैं, तो ब्रिटेन में इस तरीके से शायर एंड काउंटीज चलती। तो वहां के प्रधानमंत्री को अगर किसी जिले में दंगा फैला तो उसको भी देखना है। हमारे यहाँ ये चीज प्रदेश के मुख्यमंत्री समझे। तो एकात्मक शासन प्रणाली या यूनिटरी रूलिंग सिस्टम, ये छोटे छोटे यूरोपियन देशों की पहचान, जहां सिर्फ एक केंद्र सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक, फॉरेन पॉलिसी तक, दोनों तीनों सारे मसले वही देख रही। ब्रिटेन इसका एक अच्छा उदाहरण है, फ्रांस इसका एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन रसिया, यूएसए, भारत, ये सब देश जो है वो फेडरल रूलिंग सिस्टम वाले देश हैं। इसको भी आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से रखेंगे। एक शब्द और बनता है, इसको भी जरा देखते हैं। सब रुचिकर शब्द है, इनको दिमाग में सेव करेंगे, तब संविधान की ओर आएंगे तो मैं कोई भी शब्द बोलूंगा तुरंत आप उसको कॉल कर लेंगे। देखें, शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ नेशन और हेड ऑफ गवर्नमेंट। राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ नेशन, भारत में राष्ट्रपति। संविधान जिसको राष्ट्र का प्रमुख मानता है। ब्रिटेन में क्राउन, महारानी महाराजा नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? क्राउन। और ये संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। शासनाध्यक्ष जिसके हाथों में शासन की वास्तविक शक्तियां हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट, एक्चुअल पावर्स ऑफ रूलिंग आर कंप्राइज्ड इन दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी। ये है शासनाध्यक्ष, हेड ऑफ गवर्नमेंट। फिर से सुन लीजिए, भारत में प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। एग्जीक्यूटिव पावर्स वो प्राइम मिनिस्टर के पास है और राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ नेशन। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष, हेड ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन हेड ऑफ नेशन क्राउन, महारानी इस समय। यूएसए में दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास है। यूएसए ने इस पद का गठन नहीं किया, शासनाध्यक्ष अलग और राष्ट्राध्यक्ष अलग। राष्ट्रपति वहां हेड ऑफ नेशन है और राष्ट्रपति ही हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये यूएसए की अपनी प्रणाली चलती है। थोड़ी सी चर्चा बच्चों मैं यूएसए की करना चाहूंगा। यूएसए की चर्चा करने से आपको कुछ चीजें और मिलेंगी। थोड़ा सा अपने ज्ञान को बढ़ाइए और ज्ञान वृहद रूप में लीजिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि निकट भविष्य में बस 5 दिन बाद आपका कोई एग्जाम है सर, 5 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप ज्ञान अच्छे तरीके से लीजिए, जब भी आपके एग्जाम आएंगे कोर्स आपका अच्छे तरीके से तब तक हो चुका होगा। बात 1770 के डिकेड की। यूएसए, आज का यूएसए तब ब्रिटेन का अंग था। इन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की। 4 जुलाई 1776 को यूएसए ब्रिटेन से अलग हो गया। फिर उसने सोचा कि अब हम अपना शासन कैसे चलाएं, जिस देश से हम अलग हुए वैसे ही चलाएं, तो ना, उसने दुनिया को कुछ चीजें दी। दुनिया को कौन कौन सी नई चीजें दी यूएसए ने? एक, उसने दुनिया को संघ या फेडरेशन दिया, जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा की। एक, उसने दुनिया को संघ या फेडरेशन दिया।
यानी केंद्र सरकार अलग, राज्य सरकार अलग। इस फेडरेशन को चलाने के लिए एक संविधान दिया, क्योंकि हम लोग संविधान पर आएंगे तो भी पहले चर्चा तो करें ना। एक इस फेडरेशन को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, दुनिया का पहला लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का ही। अब ये लिखित संविधान शब्द मैंने क्यों बोल दिया? हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी वाक्य के एक एक शब्द से आप परिचित हो। ये लिखित क्यों मैंने बोल दिया? क्या और कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है? हाँ, ब्रिटेन वाले बहुत पहले से लोकतंत्र बन चुके थे, लेकिन उन्होंने कोई लिखित संविधान नहीं बनाया था। वो अपना शासन कन्वेंशन पर चलाते थे। शब्द सुने, कन्वेंशन पर चलाते थे। जब जरूरत पड़ी एक कन्वेंशन तैयार कर लिया, उसी से चल रहे हैं। लेकिन यूएसए ने ये सिस्टम नहीं अपनाया। यूएसए ने बाकायदा 45 व्यक्तियों ने मिलकर 4 महीने खूब मेहनत की और अपना संविधान तैयार कर लिया। तो ये दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना। अभी कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी है, ये तो सिर्फ एक चर्चा में हमने बात कह दी। फिर पहली बार जो है ये यूएसए ही था जिसने गणतंत्र या रिपब्लिक को इतने बड़े पैमाने पे अपनाया था। आप कहेंगे नहीं नहीं सर, अब हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ वैशाली में गणतंत्र था। बेटा वो कभी बाद में बात करेंगे, और हिस्ट्री में ज्यादा बात करने की इच्छा उसकी रहेगी। इतने बड़े पैमाने पर गणतंत्र या रिपब्लिक को, यानी हम अपने देश का प्रमुख खुद चुनेंगे, ये यूएसए ने अपनाया था। और चौथी चीज जो दुनिया को उसने दी थी, कल तो हम लोगों ने बात की लोकतंत्र का जन्मदाता ये, लोकतंत्र का घर ये, ऐसे। लेकिन इतने बड़े देश में पहले दिन से जो डेमोक्रेसी अपनाई गई, फिर से मेरे शब्दों को गौर करिए, लोकतंत्र का घर स्विट्जरलैंड ही है। लोकतंत्र की जननी ब्रिटेन की ही पार्लियामेंट है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन बच्चों, लोकतंत्र को पहले दिन से देश में इतने बड़े प्रणाली के रूप में डेमोक्रेसी को यूएसए ने अपनाया। ये चीजें यूएसए ने दुनिया को इतने बड़े स्तर पर इंट्रोड्यूस कराई। इसलिए यूएसए इतना अग्रणी देश रहा, जो भी इनोवेशन कर लेता है। जैसे यही चीजें आप 6 महीने बाद समझेंगे ना, तब तक जो आज समझ चुके हैं आपसे बहुत आगे निकल चुके होंगे, और वो कुछ और आगे गहराई में समझ रहे होंगे। इसलिए साथ साथ बने रहिए, साथ साथ समझते रहिए। तो ये चारों चीजें यूएसए लाया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी एडम स्मिथ ने वहां लेसेज फेयर, नई अर्थव्यवस्था, इसको हम बाद में इकोनॉमी में समझेंगे, इंट्रोड्यूस कराई। तो जो देश R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जोर दे रहा है, नई चीजें खोज रहा है, उसको बढ़ा रहा है, वो आगे बढ़ेगा। कि जो सोए हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो है जो देश आगे बढ़ रहा है, वो देश कुछ नई चीजें अपना रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें यूएसए लाया। अब यहां आज हम उस शब्द पर चलते हैं जिसको कहते हैं संविधान। इसको चर्चा करने के पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप लिखिए। आप चाहे ग्रुप पे उसको डाल सकते हैं, आप चाहे लिखकर हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। अगर दूर दराज के बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, ग्रुप पे डाल दीजिए। और अगर नजदीक के ही हैं तो कभी क्लासेस शुरू होंगी तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन तब तक तो लंबा समय हो जाएगा, तो आप चाहें तो ग्रुप पे डाल सकते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पे विचार कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन अभी शुरुआत इतने से। कल संडे है, कल पूरे दिन आप इन सब चीजों पे विचार करेंगे। अगली क्लास अपनी मंडे को होगी। कल संडे को हम लोग पूरे जितना आपने पढ़ा है उन सब चीजों पे विचार करेंगे। अगली क्लास हमारी मंडे को होगी। तो कुछ छोटी छोटी चीजों को जरा आप देखने की कोशिश करिए कि शक्ति पृथक्करण क्या है, व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर। क्या यह तानाशाही को रोकने में सहायक है? इज इट हेल्पफुल टू चेक द ऑटोक्रेसी? एक छोटा सा क्वेश्चन। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, राज्य कैसा होना चाहिए, कठोर या लचीला? लेनिन का कोटेशन याद रखिएगा। लेनिन ने क्या कहा था? नियम बनाते समय आप पूरी उदारता का परिचय दें, मैं 4 घंटे ही पढ़ूंगा, लेकिन पालन पूरी दृढ़ता के साथ करिए तो फिर 4 पढ़ूंगा ही। और नियम बनाते समय कठोरता बना दी, 14 घंटे मुझे पढ़ना है, कहां से दृढ़ता से पालन कर पाएंगे? तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर छोटे छोटे आप लिखिएगा, 50-100 शब्दों के आसपास रहें। अभी हमारी शुरुआत है, ये आगे चल के हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन पर। क्या होता है संविधान? कुछ मिलते जुलते शब्दों पर भी जरा गौर करें।
संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, विधान, विधि, लॉ, एक्ट एक ही, अधिनियम, ये सब एक ही शब्द है। नियम, रूल्स, मैनुअल्स, ये, और परंपरा एक शब्द और। तो बच्चों आज मैं इनको छू के छोड़ दे रहा हूं। आगे हमें इन्हीं में डिटेल में चर्चा करनी है, सुनते जाइए बस। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, पहली शर्त यह होती है कि किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री। इससे बड़ा कोई कानून नहीं होता है, सबसे ऊपर संविधान, बाकी सारे कानून इसके अनुसार होंगे। और दूसरी शर्त क्या होती है जो बहुत जरूरी, वो ये शर्त है कि संविधान जो है वो देश के जनप्रतिनिधियों द्वारा उस देश की जनता की भावनाओं, फीलिंग्स के अनुसार बननी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ड्राफ्टेड बाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल अकॉर्डिंग टू द फीलिंग्स ऑफ द पीपुल। संविधान के दो प्रमुख लक्षण है, एक देश का सर्वोच्च कानून है और दूसरा सुप्रीम लॉ। ये देश के जनप्रतिनिधियों द्वारा उस देश की जनता की इच्छाओं के अनुरूप बनना चाहिए। ये अभी सिर्फ परिभाषा, अभी हमें आगे बहुत डिटेल में जाना है। विधान या कानून जो है ये संसद और विधानमंडल बनाते हैं। विधायिका जिसको हम लोगों ने कल कहा था, लेजिस्लेचर, केंद्र में संसद, प्रदेश में विधानमंडल, वो बनाते हैं इसको। लेकिन ये कभी भी लॉ या एक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रेरी नहीं हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई काट रहा हो, ये अपने आप खारिज हो जाएगा। नियम हर संस्था को अधिकार दे दिया जाता है, आप अपने नियम अपने तरीके से बनाइए, लेकिन ये नियम इस लॉ के अनुरूप होने चाहिए। ये इसको काट नहीं सकते, इसके कंट्रेरी नहीं हो सकते। लेकिन ये तभी आदमी जब परंपरा में आ जाते हैं तभी इसका पालन हो पाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्री यूरोप के उत्तर में है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। यहां अगर ट्रैफिक सिग्नल रेड है, चौराहे पे कोई नहीं तो भी आदमी खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियम को, कानून को अपनी परंपरा बना लिया है। जैसे आप एक परंपरा बना लें, हम इतने घंटे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बातचीत की परंपरा थी, हम कोई शब्द व्यक्त करेंगे तो उसमें भी कोई अशोभनीय शब्द नहीं होगा, तो ये फिर संस्कार बन जाता है, फिर हम उसका पालन करते ही करते। अदरवाइज इन सब चीजों को फिर भय के डर से लोग मानते हैं। भारत में अक्सर यही समस्या तो आ रही है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए भी आप देखिए हमारे पुलिस वालों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसको परंपरा नहीं बनाया ना नियम का पालन करना, बल्कि नियम को तोड़ना ही बहादुरी समझने लगे। इस बात को आपको समझना है। आज हम लोगों ने सिर्फ चर्चा करके इसको छोड़ दिया है कि संविधान क्या है, विधान क्या है, नियम क्या है। संविधान यूएसए में पहली बार लिखित संविधान के रूप में सामने आया। 45 लोगों ने मिलकर मेहनत की, 4 महीने, अपने देश का एक कानून, सर्वोच्च कानून लेकर सामने आ गए। फिर तो हर देश ने वही परंपरा अपना ली। इसलिए बाकी सारे देशों के संविधान को लिखित, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सिर्फ ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते हैं, क्योंकि संविधान की जगह वो लोग कन्वेंशन शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमारा देश कन्वेंशन पे चलता है। इस साल का कन्वेंशन, उस साल का कन्वेंशन, और उसी पर वो पूरे देश को चलाते हैं। तो इस तरीके से वो चलते हैं। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में, तब तक आप ये सारी चीजें एक बार देख चुके होंगे। और जब ये सारी चीजें आप एक बार देख लेंगे तब हम लोग भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, अंग्रेजों ने हमको क्या क्या दिया, आजादी के बाद हमने नई कौन सी चीज इंट्रोड्यूस की, और फिर हमने कैसे अपना संविधान बनाया, ये सारी चीजें समझेंगे। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समझेंगे पॉलिटी आपको बहुत ही सरल लगने लगेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, लेकिन फिर भी लाइव क्लास में रहें, ज्यादा अच्छा होगा। तो अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार करिए। ओम साईं राम।